गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रोहित शिवम कश्यप। डेमो, ये डेमो नाम से कौन आ रहे हैं? रोहित कश्यप है, एक है मिस्टर दीपांकर, उसके बाद है निक्की मिश्रा, अनिल मेहरा, विनोद कुमार यादव, सनी कुमार एंड पंकज कुमार का कहना है गुड इवनिंग मैम, आई लाइव फ्रॉम बिहार भागलपुर, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, ऐसा हमें तो नहीं लगता है कि हम बेस्ट हैं, आपको कैसे लगा कि हम बेस्ट हैं? ओके जी, पिंकी जी आपको अभी तो छोड़ के गए थे, हम फिर आ गए, आप पढ़ने हैं और मैं फिर आ गई पढ़ाने तुम्हें। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। अमित कुमार, विष्णु भारद्वाज, प्रीति कुमारी, ओके प्रीति, ठीक है, ऋषि, पिंकी, भावना, चलो भावना खुशवा। चलिए फिर जल्दी से लाइव आइए 1 से 2 मिनट में, और आज हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एंडोक्राइन सिस्टम अपना खत्म होने वाला है। और हाँ, अगर कोई बच्चा एसएससी 2021 के नोटिफिकेशन कैलेंडर का इंतजार कर रहा था, अभी जस्ट 40 मिनट पहले, 40 या 1 घंटा तो हो गया होगा अप्रोक्स, 1 घंटे पहले एसएससी ने अपने सारी की सारी एग्जामिनेशन का कैलेंडर जारी कर दिया है। और इस बार तो ये भी अच्छी न्यूज है, आपको बता दूं मैं, दिल्ली में जो एसआई के लिए वैकेंसी नहीं निकली थी पिछली बार, वो इस बार भी आ चुके हैं। तो एसएससी ने पूरा अपना कैलेंडर जारी कर दिया बढ़िया तरीके से। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पर मैंने डाल रखा है बेटा, आप वहां पर देख भी लीजिएगा, है ना। ओहो मैडम, आपकी तरह मैं भी स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। अरे भावना, थैंक यू भावना। कोशिश क्या करना, पढ़ा लोगी, अच्छा पढ़ाओगी। चलो, हम बारिश हो रही है मैम, क्लास चल रही है। अच्छा, नहीं हमारे यहाँ कोई बारिश नहीं हो रही है। कितनी बारिश करवाओगे? हाथ देख रहे हो, काम ही नहीं कर रहे, कैसे होगे देखो, ठंड के मारे। बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड है इधर, पता नहीं कैसे हो गई। अभी से ये हाल है तो फिर जनवरी में तो क्या ही होगा। ओके, पंकज कह रहे हमको बायोलॉजी कुछ भी नहीं आता था। अच्छा, अब आप 10th क्लास को पढ़ाते हैं? ओ भाई, आज क्या हो गया, आज सारे टीचर्स आ गए क्या मेरी क्लास में? है पता है, अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करता है ना जब कोई ऐसे, तो अच्छा लगता है। कल ही मेरे पास एक मैडम है, नाम तो नहीं लेना चाहिए मुझे, उनका मेरे पास फोन आया था। तो वो हालांकि पढ़ा रही हैं अभी यूट्यूब पे और बहुत अच्छा कर रही हैं वो। तो उनका मेरे पास फोन आया था कल परसों, कल आया था मैसेज। फिर मैंने उनको कॉल बैक करा तो वो कह रही हैं कि मैम मैंने आपका बैच लिया था 2019 में, तब आपसे पढ़ा था और आज वो बहुत अच्छा कर रही हैं, मतलब किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही हैं। तो उन्होंने इतना बोला तो मतलब बहुत अच्छा लगता है ना बेटा, जब कोई वो हालांकि टीचर हैं, सेम फील्ड में सेम सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, वो भी यूट्यूब पे भी पढ़ा रही हैं और किसी की एप्लीकेशन पे भी पढ़ा रही हैं, उसके बाद भी इतनी हिम्मत है, इतने गट्स हैं कि वो आकर ये बोल रही हैं कि मैम हमने आपसे पढ़ा है, आप मेरे लिए मैम है। हालांकि वो मेरे एज की है, मेरी उम्र की है। मैंने कहा मैम आप ऐसे मत बोलिए, तो कह रही आप मेरे टीचर हैं। एक्चुअली वो उन्होंने इसलिए फोन किया कि मैम जहां पर वो पहले पढ़ाती थी, कह रहे वो लोग मतलब कह रहे थे कि आप काजल मैम जैसा बनो, काजल मैम की तरह ऐसा करो, उनसे ऊपर जाना है आपको, मतलब ऐसा होता है ना, लोग आप लोग समझते हैं ना, करते हैं ऐसे। तो कह रहे हमने उनको बोला वो हमारी टीचर है, हमने उनसे पढ़ा है, तो आप हमारे सामने उनकी ऐसी बातें ना करें। तो मैंने कहा चलो ये अच्छा है मैम, ये इतना बोल दिया वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। चलो फिर, प्लीज मैम ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या नहीं? किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन? खान सर बताए हैं कि मैं कंफ्यूज हूं। अच्छा पंकज, किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन आप मुझे बताइए, किसका कहना चाह रहे हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन? आप मेरे से पूछिए, हम बताते हैं खान सर ने क्या बताया। अच्छा, हो जाता है कभी कभार, मेरे से मिस्टेक हो जाती है, सर से भी हो गई होंगी कोई। अच्छा, आई एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या नहीं? अच्छा, आई का पूछ रहे हैं, ह्यूमन आई। देखो, ह्यूमन आई को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन में काउंट नहीं करते हैं। सुनिए मेरी बात, इसका रीजन क्या है, मैं वैलिड रीजन देती हूं आपको। बिकॉज बेटा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वो होते हैं जो हार्मफुल चीजों को अपने से बाहर से क्रिएट करते हैं। तो आंख से ऐसा कोई हार्मफुल चीज नहीं निकलती है बेटा। अगर मैंने लीवर लिखवाया तो लीवर यूरिया बनाता है, अगर मैंने आपको फेफड़ा लिखवाया तो फेफड़ा CO2 एक्सक्रीट आउट करता है। अगर CO2 आपके बॉडी में रह जाएगी तो आपका पूरा कपड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम खराब कर सकती है वो। मैंने किडनी लिखवाया तो किडनी नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर डाल रही है। मैंने स्किन लिखवाया तो स्किन से अगर स्वेट नहीं निकलेगा, पसीना नहीं निकलेगा, तो बॉडी के अंदर ऑयल्स, मिनरल्स, ऑस्मो रेगुलेशन बिगड़ जाएगा। लेकिन आंख में आप सोचो 2-2 साल तक रोते नहीं है। मुझे लास्ट टाइम पता नहीं है मैं कब रोई थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर आंख से आंसू नहीं निकले तो आंख खराब हो जाएंगी, नहीं। इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आप नहीं काउंट कर सकते हो।
लेकिन सर ने ये बताया होगा पॉइंट, मैं डेफिनेटली बोल सकती हूं कि सर ने ये बोला होगा कि आंख से जैसे आंसू निकलते हैं तो आंसुओं में गंदगी होती है तो वो चली जाती है, इसलिए वो इस तरीके से काउंट कर दिया होगा खान सर ने। बाकी ऐसा नहीं है कि सर ने कुछ वो आपने पॉइंट आगे सुना नहीं होगा, है ना। मैम महाकाल का बैच, यस बिल्कुल महाकाल का बैच, मैं बहुत बड़ी भक्त हूं महाकाल की, मैं बहुत जल्दी मैं टैटू भी बनवाने वाली हूँ यहाँ पर। हालांकि थोड़ी हिम्मत चाहिए बनवाने के लिए, लेकिन मेरा बड़ा सपना है कि मैं यहाँ पर ओम नमः शिवाय लिखवाऊंगी। देखते हैं अब कब लिखवाते हैं। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना। चलो स्टार्ट हार्ट वाले चैप्टर में। अच्छा हो सकता है कोई नोट्स में, देखो नोट्स की मैं गारंटी नहीं लेती हूँ भाई साहब, नोट्स क्या कहते हैं बच्चों ने भेजे हैं और मैंने आपके में अपलोड करवा दिए, आप मेरे से पढ़ो ना, फिर पढ़ के आप बना लो ना, तो हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन इधर कुछ क्या नहीं है। मैम डिजिटल बोर्ड कितने की आती है? बेटा डिजिटल बोर्ड क्या है ना कि डिजिटल बोर्ड आपको किस कंपनी का चाहिए, और आजकल मतलब जैसे मैंने आज से 4 साल पहले लिया था ब्रायो का, ये बड़ा महंगा आया था, 4 लाख का आया था, लेकिन आज के मार्केट में सेम बोर्ड 2-2 लाख रुपए में भी आ रहा है। तो वो डिपेंड करता है आपको कितने इंच का चाहिए और कितना कौन सी कंपनी का चाहिए, किस फीचर्स के साथ, ऐसे होता है बेटा। बेस्ट वाला चाहिए शिव तो आप लीजिए मैक्स हब का। मैक्स हब का भी एक नया निकाला है, पतला सा स्मूथ वाला, मैं भी चेंज करवाने वाली हूँ, हमारे ऑफिस में लगा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ ये उधर दे दूं, वहां से यहाँ ले आऊं, वो लेके आऊंगी। अभी मेरा तो ऐसा ही है 2.5 मतलब 2.5 लाख का बोला है, महंगा बोला है बेटा। कितने इंच का, कितने इंच का आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं अपना बिल वगैरह सारा भेज दूंगी। इनफैक्ट मैं ही आपके डील करवा दूंगी, वो मार्केट से आपको बहुत कम पैसे में प्राइस में देंगे, ठीक है। चलो आइए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कल हमारी 2 ग्लैंड्स रह गई थी, पहले वही पढ़ लें जल्दी से फटाक से, उसके बाद अपना नया चैप्टर या फिर आप बोलोगे तो मैं इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। चलो सुनो, क्या हमारी 7 ग्लैंड हमने पढ़ ली थी। कौन कौन सा पढ़ा हमने? पिट्यूटरी कंप्लीट किया था, थायराइड किया था, पैराथायराइड किया था, थाइमस करा था, पेनक्रियास करा था एंड पीनियल करा था, और एक और कौन सी रह गई थी? एड्रिनल हो गया, 7 हो गई थी हमारी। अब हम क्या करेंगे, अपन बताएंगे बेटा 8 नंबर पे अपनी है गोनेड्स, लिखेंगे गोनेड्स, और हिंदी में इन्हें बोला जाता है जनन ग्रंथियां या लैंगिक जनन ग्रंथियां। ओ भाई तुम खान सर को जाके मत बोल दीजिएगा कि मैम ने ऐसा बोला है, हम उनको अपना आइडियल मानते हैं। खान सर अच्छे टीचर है, ऐसा नहीं है कि मतलब खान सर ने कुछ गलत पढ़ा दिया और मैं उसको डिफेंड कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा ना। मेरी बात भी होती रहती है खान सर से, और दिल्ली आने के लिए भी कह रहे थे इस मंथ हम दिल्ली आएंगे तो आपसे मिलेंगे मैम, तो आएंगे तो वो मिलेंगे भी मेरे से, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। चलो सुनो, गोनेड्स को बोलते हैं हम लैंगिक जनन ग्रंथि। लैंगिक जनन ग्रंथि का मतलब क्या होता है, नाम से क्लियर है। लैंगिक जनन ग्रंथि जनन में काम आने वाली, मतलब ये कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन में या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हेल्प कर रही होंगी। ये हिंदी में कहा जाता है लैंगिक जनन ग्रंथि, गोनेड्स। जब हम बात करते हैं तो गोनेड्स को माना जाता है बच्चा रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेना कि एंडोक्राइन सिस्टम में कौन सी ग्लैंड्स हैं जिनको आप रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं, तब आप बताओगे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। मैंने एस क्यों लगाया? बिकॉज गोनेड्स पेयर में होती है ना, जोड़े में होती हैं, इसलिए, ठीक है। तो आप बताएंगे कि इन्हें प्रजनन या जनन ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। अब जब गोनेड्स की बात करते हैं बच्चा, तो मेल गोनेड्स अलग होगा, फीमेल गोनेड्स अलग होगा। मेल गोनेड्स हिंदी में कहा जाएगा लैंगिक जनन ग्रंथि, मतलब किसकी? मेल की। तो नर जनन ग्रंथि आप लिख सकते हैं, नर जनन ग्रंथि, और इधर लिखोगे आप फीमेल गोनेड्स। फीमेल गोनेड्स, मेल गोनेड्स एंड फीमेल गोनेड्स। मादा जनन ग्रंथि, मादा जनन ग्रंथि, मादा जनन ग्रंथि। तो 2 टाइप की होती हैं गोनेड्स। अब 2 टाइप का मतलब आप कॉमन पढ़ोगे तो 2 टाइप की हैं, लेकिन अगर आप कैटेगराइज करोगे मेल और फीमेल में, तब बेटा आप बताओगे दोनों अलग अलग, ठीक है। अब सुनो कैसे। जब बात करते हैं मेल गोनेड्स एंड फीमेल गोनेड्स की, तो मेल गोनेड्स को नाम दिया जाता है टेस्टिस, और हिंदी में कहा जाता है वृषण, टेस्टिस या वृषण। और फीमेल गोनेड्स को कहा जाता है ओवेरी, फीमेल गोनेड्स को कहा जाता है ओवेरी या अंडाशय। जब हम बात करते हैं टेस्टिस और ओवेरी का लोकेशन क्या होता है, पहले तो ये सुनो।
इन्हें कहा जाता, इनकी लोकेशन के लिए पूछे तो आपको बताना है बिलो इंटेस्टाइन, जो आंतें होती है ना, लार्ज इंटेस्टाइन जहां खत्म होती है उसके जस्ट नीचे वाले एरिया में, तो आप इनकी लोकेशन लिखोगे बिलो इंटेस्टाइन। आंतों के नीचे, जो आपकी दोनों आंत हैं उन आंतों के नीचे होती हैं, आंतों के नीचे होती हैं। और मेल में जो गोनेड होगी उसको हम नाम देते हैं टेस्टिस, फीमेल में गोनेड्स होती हैं उन्हें हम ओवरी बोलते हैं। टेस्टिस भी एक पेयर होते हैं, वन पेयर, एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं, और एक जोड़ी ही फीमेल्स में क्या होती हैं आप बताओगे, ओवरी होता है, अंडाशय होते हैं। जब बात करते हैं हम यहां पर इनको क्यों पढ़ रहे हैं टेस्टिस और ओवेरी में, हालांकि हम ये आगे चलकर वापस पढ़ेंगे कब, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, लेकिन यहां पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इनसे हार्मोन रिलीज होते हैं। जब मैं टेस्टिस की बात करती हूं तो टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है मेल हार्मोन, मेल हार्मोन। और मेल हार्मोन का मतलब होता है नर हार्मोन, वो हार्मोन जो सिर्फ और सिर्फ मेल बॉडी में रिलीज होता है, नर हार्मोन रिलीज करता है टेस्टिस। और कौन सा मेल हार्मोन होता है तो उसे कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन है, मेल हार्मोन है, ये सिर्फ मेल बॉडी में रिलीज होता है, पहली बात तो ये याद रखना। जब बात करते हैं ओवेरी तो दोनों ओवेरी फीमेल हार्मोन्स रिलीज करती हैं, फीमेल हार्मोन्स, मादा हार्मोन रिलीज करती हैं दोनों ओवेरी, दोनों ही सेम काम करती हैं। कौन कौन से, तो फीमेल में जनरली कौन सा निकलता है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन को ही हम काउंट करते हैं एक्चुअली फीमेल हार्मोन में। लेकिन अगर ये फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो इसमें यहीं से ओवेरी से एक हार्मोन और निकलने लग जाता है जिसे कहा जाता है प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, जिसे क्या कहा जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन। पी से प्रोजेस्ट्रॉन और पी से ही प्रेगनेंसी, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्ट्रॉन, उस समय ये प्रोजेस्ट्रॉन निकलने लग जाता है। बाकी एक नॉर्मल महिला में जब तक वो प्रेग्नेंट रही है उसमें एक ही हार्मोन निकलता है, और कौन सा तो वो बताएंगे बेटा, वो निकलता है एस्ट्रोजन, वो निकलता है एस्ट्रोजन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम कि ये मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, पहले ये सुनो। जब टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मेल में निकल रहा है तो इसका काम क्या होता है, मेल कैरेक्टर बनाना, लड़कों के लक्षणों को बनाना। अच्छा एक बात बताऊं आपको, टेस्टोस्टेरोन 10-11 साल तक किसी भी लड़के के अंदर नहीं निकलता है। जैसे ही वो लड़का 10-11 साल का होने लग जाता है तब उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है। फिर वो क्या काम करवाता है, एक तो उस लड़के के अंदर जब प्यूबर्टी एज आती है, प्यूबर्टी एज को बोलते हैं किशोरा अवस्था, प्यूबर्टी एज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, जिन बदलाव को बोलते हैं प्यूबिक चेंजेस, किशोरा अवस्था के बदलाव माना जाता है। जैसे क्या क्या आप बताओगे, एक तो लड़कों में दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, मतलब फेस के ऊपर हेयर्स आने लग जाते हैं, फेशियल हेयर्स कहा जाता है, दाढ़ी मूंछ का आना लड़कों की। नेक्स्ट लड़कों की जो आवाज होती है ना वो बहुत हैवी होने लग जाती है, बहुत भारी हो जाती है। अगर आप 10-11 साल की एक लड़की और एक लड़के का शरीर देखेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल दिखता है आपको। 10-11 साल तक लड़के की और लड़के की आवाज एक जैसी सी होती है, क्योंकि तब तक उनमें मेल और फीमेल हार्मोन नहीं निकले हैं तो डिफरेंस नहीं बन रहे हैं। जैसे ही लड़कों की प्यूबर्टी ये स्टार्ट होती है और लड़कियों की प्यूबर्टी ये स्टार्ट होती है तो लड़कों में लड़कों वाले कैरेक्टर टेस्टोस्टेरोन बनाने लग जाता है और लड़कियों वाले कैरेक्टर कौन, एस्ट्रोजन बनाने लग जाता है। तो जब बात करेंगे कि लड़कों के अंदर क्या होगा, एक तो फेशियल हेयर्स मतलब दाढ़ी मूंछ का आना लग जाता है। नेक्स्ट उनकी जो आवाज होती है, जो साउंड होती है उसमें डीपनेस आ जाती है। डीपनेस का मतलब है उनकी आवाज भारी हो जाती है, बहुत हैवी हो जाती है उनकी साउंड। और इसके साथ साथ आप बताओगे कि नेक्स्ट कैरेक्टर और क्या होगा कि उसी समय पर टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी ग्रोथ करवाता है। फिर यह हार्मोन क्या करवाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की भी ग्रोथ करवाने लग जाता है। नर जनन जो अंग हैं, जो जनन अंग होते हैं उनकी भी ग्रोथ करवाता है। जनन अंग ग्रोथ करते हैं और बाद में क्या होता है, इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही टेस्टिस के अंदर जो गैमेट सेल्स होती हैं वो भी बनने लग जाती हैं। कौन सी सेल्स, गैमेट सेल्स को बोलते हैं हम जनन कोशिकाएं, और लड़कों में जो बनती हैं उनको बोला जाता है स्पर्म्स, शुक्राणु कोशिकाएं ज्यादा मात्रा में बनने लग जाती हैं, शुक्राणु सेल्स, है ना।
ये बात याद रखिएगा कि जैसे ही एक लड़के के अंदर प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है तो उस समय पर उसमें टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होने लग जाता है। और उस समय क्या क्या काम होते हैं इस टेस्टिस के, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेंगे दोनों टेस्टिस लगातार, और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्यूबिक चेंजेस, बदलाव लाएगा। जैसे लड़कों का एक तो बॉडी का भी ग्रोथ हो जाता है, आप देखते हैं ना डोले सोले बन जाते हैं। पहले तो अगर आप 10-11 साल का लड़का लड़की देखोगे दोनों एक जैसे से लिखते हैं, आपको पतले दुबले शुक्ले से ना। उसके बाद लड़कों का तुरंत 13-14 साल के बाद उनका फिजिक चेंज हो जाता है, ये वाला पार्ट, ये मसल्स की ग्रोथ हो जाती है। तो इसका काम एक ये भी होता है टेस्टोस्टेरोन का कि मसल्स की ग्रोथ करवाता है, मेनली लड़कों के अंदर मसल्स की ग्रोथ करवाता है, मसल्स की ग्रोथ करवाता है। और साथ में उनकी आवाज में डीपनेस के लिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ करवाएगा, स्पर्म फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। तो ये सारे बदलाव, ये सारे कैरेक्टर मेल कैरेक्टर होते हैं और इनके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर किसी लड़के के अंदर प्यूबर्टी एज के बाद बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बन रहा है तो उसके बाल झड़ना भी स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें गंजा भी हो सकता है वो बच्चा, उसका हेयर फॉल होने लग जाता है, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बात भी आप याद रखिएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई भाई भाई है तो उसमें क्या होता है, जैसे ही वो 15-16 साल का होता है तो उसके बहुत बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। बचपन में उसके बहुत बाल होते हैं 10-12 साल तक, उसके बाद उसके बाल झड़ने लग जाते हैं। तो बाल झड़ने का एक रीजन ये भी है, बाकी तो विटामिन की कमी होने से, प्रोटीन की कमी होने से भी बाल झड़ सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनने लग जाए तब भी उनके बाल झड़ सकते हैं। फिर वो डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए उनको और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर फिर कुछ दवाइयां होती हैं जिनसे ये हार्मोन वापस बैलेंस करके वापस ठीक कर देता है। तो ये हो गया है बेटा एक तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में जो आपको याद रखना था। अब बात करते हैं फीमेल हार्मोन। ये ओवरी से बनने वाला एस्ट्रोजन क्या करेगा। तो जब एस्ट्रोजन की बात करते हैं, एस्ट्रोजन तो एक नॉर्मल लड़की में निकलेगा, चाहे वो प्रेग्नेंट हो या चाहे नहीं हो। अगर वो प्रेग्नेंट है तब भी उसमें एस्ट्रोजन निकलता है। और जब एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन फीमेल बॉडी में भी प्यूबर्टी एज के बाद ज्यादा बनता है। प्यूबर्टी एज जैसे स्टार्ट होती है तो उसमें प्यूबिक चेंजेस आने का काम इसी एस्ट्रोजन की वजह से होता है। अब क्या क्या, तो उसमें क्या क्या होने लग जाते हैं, जैसे ही प्यूबिक चेंजेस आते हैं तो उसमें लड़कियों में क्या क्या चेंज आते हैं। एक तो लड़कियों की मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो डेवलप्ड होने लग जाती हैं, तो मेमोरी ग्लैंड्स को मैच्योर करने का काम करता है, मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट के लिए या उनको मैच्योर करने का काम करता है। नेक्स्ट उसके बाद मेमोरी ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, कल बताया था दूध बनाने वाली ग्लैंड्स होती हैं, है ना, बताया था ना, दूध बनाने वाली ग्लैंड्स मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या करता है कि लड़कियों की जो साउंड की पिच है उसे हाई कर देता है, लड़कियों की जो साउंड की पिच है उसे हाई कर देता है, जिसकी वजह से लड़कियों की जो आवाज होती है ना वो दूर तक जाती है। हम जानते हैं ना कि लड़कियों की वोकल कॉर्ड का साइज, अब इस सारी बातें मैं पढ़ा भी चुकी हूं आपको, अच्छा नहीं पढ़ाई होंगी तो पढ़ाऊंगी, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो लड़कियों की साउंड की पिच हाई कर देता है जिसकी वजह से उनकी साउंड में पैनापन आता है। पैनापन का मतलब उनमें डीपनेस नहीं होती, तीखी साउंड होती है। आप एक कमरे में यहां पे बोलो लड़के को आवाज दो, लड़के की आवाज यहीं तक जाके वापस आ जाएगी, लड़की की बहुत दूर तक जाएगी, है ना। तो ये हो गया नेक्स्ट, ये एक रीजन होता है किसका, तो आप बताओगे एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही ऐसा होता है। अगला तीसरा क्या करता है, तो लड़कियों के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाता है। ये लड़कियों का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी ग्रोथ करवाता है, प्रजनन अंगों की क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है, उन्हें मैच्योर करने में हेल्प करता है, उनके विकास में सहायक होता है, ग्रोथ करवाने का काम करता है। और नेक्स्ट लड़कियों के अंदर क्या होते हैं, जो ओवम फॉर्मेशन होता है उसका भी काम करवाता है। ये ओवम फॉर्मेशन का मतलब होता है अंडाणु बनाने का, एग बनाने का काम भी करने लग जाता है। और जैसे ही एग बनना स्टार्ट होते हैं फिर प्यूबर्टी एज के बाद उस लड़की के अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो इसी हार्मोन की वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो भी स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो का मतलब होता है मासिक धर्म चक्र। हर महीने लड़की को हर 28 दिन के बाद मेंस्ट्रुअल फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो एग बना है अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो उस लड़की का यूट्रस का एंडोमेट्रियम वॉल है वो फट जाता है, और फटने से खून के साथ खून भी निकलता है और खून के साथ वो अंडाणु, वो एग जो बना था वो भी बाहर रिलीज हो जाता है। उस अंडे को रिलीज करवाने के लिए हर महीने में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। तो ये सारे काम एस्ट्रोजन हार्मोन के होते हैं जो फीमेल्स में बनता है।
अगर उस समय लड़की को अगर ये एग बना है और उस समय अगर एग को फर्टिलाइज होने के लिए स्पर्म्स मिल गए, तब तो वो फ्यूजन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन होके वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी। जैसे ही प्रेग्नेंट होगी तो फिर उसमें कौन सा हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकलेगा? तब उसमें निकलेगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा निकलेगा। इसको हम मानते हैं गर्भाधारण हार्मोन, प्रेगनेंसी वाला हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, फिर उस लड़के के अंदर जो मैमरी ग्लैंड्स बनी है, उस मैमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है दूध बनाने के लिए। कहने का मतलब ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला हार्मोन होता है। ये ना प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने का हार्मोन होता है। और प्रेगनेंसी के समय जो भी स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, इसे सही करना। प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला हार्मोन होता है। और फिर जब प्रेग्नेंट एक लड़की होती है तो उस समय जो भी उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं उनको बैलेंस करने का काम करता है। और साथ में जो लड़की की मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, उन मैमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, मैमरी ग्लैंड्स को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है और कहता है कि तुम दूध बनाना स्टार्ट कर दो। और स्टिमुलेट होगा और जैसे ही स्टिमुलेट हो जाएंगी मैमरी ग्लैंड्स तो फिर दूध बनेगा। और दूध बनने के बाद फिर उस लड़की में 7वें 8वें महीने के बाद ऑक्सीटोसिन बनना स्टार्ट हो जाता है और ऑक्सीटोसिन उस दूध का इजैकुलेशन करवाता है, जो कि मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूं। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मेल गोनेट्स को क्या बोलते हैं, तो बता दीजिएगा टेस्टिस। टेस्टिस कितने होते हैं? 1 पेयर। कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल हार्मोन्स कौन से होते हैं? फीमेल हार्मोन जब कौन सा होता है स्पेसिफिक पूछे तब आपको एस्ट्रोजन करना है। प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला हार्मोन तो प्रोजेस्टेरोन बोलना है आपको। मैमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने वाला लड़कियों में कौन सा हार्मोन होता है, तो वो प्रोजेस्टेरोन होता है। और बाकी तो आप बता ही सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे हार्मोन्स गोनेड से रिलीज होते हैं। ये सारे हार्मोन गोनेड से रिलीज होते हैं। ठीक है बेटा? हाँ नितिन कुमार, आपका कमेंट आ रहा है। आप क्या कह रहे हैं मैम, मेरा कमेंट आ रही है? कि बिल्कुल आ रही है, बताइए। ठीक है, तो ये हो गए हैं आपके मेल और फीमेल गोनेट्स। अब एक लास्ट ग्लैंड बचा है आपका, वो बचा है हाइपोथैलेमस। तो लिख दीजिए अगला लास्ट ग्लैंड, आखिरी ग्रंथि बची है आपकी, कौन सी? हाइपोथैलेमस। सेम नाम हिंदी में है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और जब हाइपोथैलेमस के बारे में बातें करते हैं तो जरा सुनिए क्या क्या बातें करते हैं। नितिन आप क्या कहना चाह रहे थे बेटा? प्लीज रिप्लाई। राम कुमार, अच्छा थोड़ा सा पढ़ा लो, उसके बाद आपका क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं। कुछ पूछ रहे हैं तो बताएंगे ना। राम कुमार रुकिएगा, थोड़ा पढ़ा ले, हमें लास्ट ग्लैंड बचे, उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन है हम बताएंगे। पंकज भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तब सबके बात करेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं किसकी? हाइपोथैलेमस की। सबसे पहले हाइपोथैलेमस कहां होता है? ब्रेन में। मैं पढ़ा चुकी हूं ये बात तो, किस ग्लैंड और ब्रेन के कौन से पार्ट में होता है, तो बता दीजिएगा फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन में होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है, क्योंकि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो सबसे आगे वाले हिस्से में होता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? सुनो, मैंने कल की क्लास में बताया था कि हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। बताया था ना मैंने, इसे क्या बोलते हैं? मास्टर। क्यों बोलते हैं इसे मास्टर ग्लैंड? क्योंकि मैम ये क्या करती है, ये 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इसलिए पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करने वाली एक ग्लैंड होती है, और वो कौन सी होती है? तब आप बताओगे। मास्टर ग्लैंड को भी कमांड भेजने वाला कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। मास्टर का मास्टर क्या होता है? हेडमास्टर होता है स्कूल में। इसको कहा जाता है सुपर मास्टर ग्लैंड। इसे क्या कहा जाता है बच्चा? सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्रंथि। मास्टर ऑफ मास्टर भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, कि मास्टर का भी मास्टर। अब किसका मास्टर? पिट्यूटरी का। मास्टर ऑफ मास्टर। तो ऐसे करके अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसका आंसर आप हाइपोथैलेमस ही करके आना, क्योंकि ये पिट्यूटरी को कमांड भेजता है और पिट्यूटरी फिर बाकी 7 को भेजता है, इसलिए इसे हमने सुपर मास्टर ग्रंथि का नाम दिया है। जब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, तो इसका एक मेन फंक्शन और सुन लो, इसे हम थर्मोरेगुलेटरी ग्लैंड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? थर्मोरेगुलेटरी ग्लैंड, ताप नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है। थर्मोरेगुलेटरी ग्लैंड का मतलब है ताप नियंत्रक ग्रंथि। ये हमारे बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। अब बॉडी टेम्परेचर कौन सा?
इनर बॉडी टेम्परेचर, आउटर नहीं, आउटर तो बेटा सर्दी है सर्दी है, गर्मी है गर्मी है। हमारे बॉडी का आप बताएंगे बेटा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है कितना होता है, आप लोग जानते हैं ना बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। इसलिए कभी कभी एग्जाम में बोलता है थर्मोरेगुलेटरी, या थर्मामीटर भी पूछ रहे ना, हमारे बॉडी का थर्मामीटर किसे कहते हैं, तापमापी किसे कहते हैं, तब भी आप हाइपोथैलेमस को ही आंसर करके आना। थर्मोरेगुलेटरी या थर्मामीटर ऐसे कुछ करके पूछ रहे ना आपसे, तो आपको हाइपोथैलेमस ही बताना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगला कि हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, तो इसके लिए एक सबसे बड़ा जो सबसे अच्छा एग्जाम का क्वेश्चन बनता है वो सुन लो, इससे बनने वाला वो बनता है पहला हार्मोन डोपामीन हार्मोन। कितने बच्चों ने इसका हार्मोन का नाम सुना है कभी? डोपामीन हार्मोन रिलीज करता है पहला हार्मोन, तो ये डोपामीन हार्मोन लिख लीजिएगा कि इसके द्वारा पहला हार्मोन डोपामीन हार्मोन रिलीज होता है। अब डोपामीन हार्मोन अगर किसी ने सुन रखा है तो ठीक है, नहीं सुन रखा है तो ठीक है। डोपामीन हार्मोन को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन। अगर ये कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कौन से हार्मोन को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, इसको न्यूरोट्रांसमीटर क्यों कहा जाता है, इसका आंसर सुनो बेटा। ये हार्मोन ना हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का काम करता है जैसे न्यूरॉन करते हैं। मेरे इस हाथ पे मैंने यहां चांटा मारा तो यहां पे जो दर्द है, दर्द वाले सिग्नल मेरे ब्रेन तक लेकर जाते हैं कौन, आप बताओगे न्यूरॉन। ठीक वैसे ही न्यूरॉन तो एक सेल होता है, एक कोशिका होता है, ठीक वैसे ही ये एक हार्मोन है, एक केमिकल कंपाउंड है, वो भी हमारे ब्रेन तक सिग्नल ले जाने का काम करता है, लेकिन वो केमिकल कंपाउंड की फॉर्म में लेके जाता है। तो ऐसा कोई हार्मोन जो न्यूरॉन की तरह काम करे, ब्रेन तक सिग्नल लेकर जाए, उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। इससे पहले मैंने किसी हार्मोन के बारे में ऐसा नहीं बताया है न्यूरोट्रांसमीटर, बेटा यही होता है न्यूरोट्रांसमीटर। जब मैं बात करती हूं डोपामीन हार्मोन कब रिलीज होता है, नॉर्मली आपके बॉडी में रिलीज नहीं होता है जब आप बहुत ज्यादा खुश हैं, इसको हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है। आपको खुशी महसूस करवाने वाला हार्मोन। आपने रिजल्ट देखा, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको कितनी खुशी हो रही है, उस खुशी को महसूस करवाने वाला हार्मोन यही होता है। तो इसको हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है, या इसे फीलिंग्स हार्मोन, फीलिंग वाला मतलब खुशी की फीलिंग्स, या आपको किसी ने सरप्राइज गिफ्ट दिया तब सरप्राइज हो गए, वैसा वाला, उस समय आपको खुशी हो रही है, फीलिंग्स आ रही हैं अच्छी, उस लेवल में, उस केस में इसको हैप्पीनेस या फीलिंग्स हार्मोन्स कहा जाता है। लेकिन बेटा इसी हार्मोन को एडिक्शन हार्मोन भी कहा जाता है। ये आपको किसी ना किसी चीज की एडिक्शन भी लगा सकता है, आपको लत भी लगा सकता है। किस तरीके से, सुनो। आपको आपके दोस्त ने बोला चलो यार आज तो बीड़ी पी के आते हैं, आज सिगरेट पी के आते हैं। आप पहले दिन सिगरेट पीने गए तो आपको सिगरेट पी के अच्छा लगा। अच्छा लगा मतलब डोपामीन निकला, डोपामीन ने आपको थोड़ा सा अच्छा सा महसूस करवाया, खुशी खुशी महसूस हुई आपको। फिर अगले दिन फिर आपका दोस्त ले गया, आप फिर पिए, आप में और डोपामीन निकला, थोड़ा सा और अच्छा लगा। तीसरे दिन गए, चौथे दिन गए, पांचवें दिन तो दोस्त के बिना ही आप खुद चले गए। ऐसे करते करते जब आपको किसी भी चीज की लत लगती है, उस चीज में अच्छा, अब आपका दिमाग ही नहीं सोच रहा, आपको हालांकि पता है सब कुछ कि सिगरेट के अंदर टोबैको होता है, टोबैको से कैंसर होता है, सब कुछ आपको मालूम है, लेकिन आपका कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में जब आपने पहले दिन सिगरेट पी, उस दिन आपको अच्छा महसूस हुआ, आपके बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन रिलीज होने लग गया, डोपामीन सिग्नल लेकर गया ब्रेन के पास, ब्रेन को अच्छा महसूस हो रहा है। दूसरे दिन फिर पिए आपने, तीसरे दिन फिर पी, चौथे दिन, पांचवें भी दिन ऐसे पीते गए तो आपके बॉडी में डोपामीन निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। एक दिन इसका लेवल यहां होता है, फिर आप चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको सिगरेट चाहिए तो चाहिए। अब सिगरेट विगरेट तो छोटी सी चीजें होती हैं बेटा, जो ड्रग्स लेते हैं लोग, ड्रग्स लेते हैं ना, तो ड्रग्स लेते हैं तो वो उन लोगों को भी ड्रग्स की लत लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि पहला दिन ड्रग्स ली, उनको अच्छा महसूस हुआ, डोपामीन निकला, डोपामीन ने बड़ी खुशी खुशी महसूस करवाई। दूसरे दिन ली, फिर डोपामीन ने अच्छा महसूस करवा दिया। 10 दिन ली, फिर महसूस करवा दिया। अब आपके पास ड्रग्स लेने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन डोपामीन निकल रहा है, डोपामीन कह रहा चाहिए, मतलब चाहिए ड्रग्स। अब आप क्या करोगे? आप डाका डालोगे, आप चोरी करोगे, या फिर कुछ भी करोगे उसके पीछे, मतलब ड्रग्स लेने के लिए आप कुछ भी करोगे।
इसलिए आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोगों को रिहैब सेंटर में भेजा जाता है। रिहैब सेंटर मतलब जहां पर नशे की लत छुड़वाई जाती है। उन लोगों को बांध देते हैं जंजीरों से, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं उनके, क्योंकि वो लोग पागल हो जाते हैं ड्रग्स लेने के लिए। उनके हाथ वाइब्रेट करने लग जाते हैं एकदम। उनको ये होता है कि बस अब तो चाहिए चाहिए। और जब किसी चीज की लत ज्यादा लग जाती है या डोपामिन ज्यादा निकल जाता है, तो उसके इंसान के शरीर में एक बीमारी हो जाती है जिसको पार्किंसंस डिजीज कहा जाता है। पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज कब होती है? जब यह हार्मोन आपके बॉडी में इम्बैलेंस हो गया है, असंतुलित हो गया है। उस समय आपको चाहिए चाहिए वो ड्रग्स, और आपके हाथ वाइब्रेट होने लग जाते हैं। आपके फेशियल के एक्सप्रेशन, लोग रो रहे हैं आप हंसोगे, लोग हंस रहे हैं आप रोने वाले एक्सप्रेशन दोगे। कुछ समझ नहीं आएगा आपके साथ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ज्यादा मेंटली कमजोर हो जाओगे, आईक्यू लेवल डिक्रीज हो जाएगा। हाथ ऐसे, जो आप देखना कभी जो लोग चेन स्मोकर होते हैं ना, चेन स्मोकर का मतलब जो दिन में 15-20 सिगरेट पीते हैं, उनके हाथ हमेशा वाइब्रेट करते हैं। शाहरुख खान बहुत बड़ा चेन स्मोकर, आप देखना कभी उनके हाथ बहुत तगड़े तरीके से वाइब्रेट करते हैं, बिकॉज उनका पार्किंसंस डिजीज है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? फिर वो लोग दवाइयां लेते हैं, और यहां पर जो दवाइयां लेते हैं उनको बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं प्रशांतक, आपके दिमाग को शांत करने के लिए। तो वो रिहैब सेंटर में फिर आपको इस तरीके से दवाइयां देकर आपका नशा मुक्ति केंद्र में कुछ ऐसा ही किया जाता है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि किस हार्मोन के संतुलित असंतुलित होने पर, इम्बैलेंस होने पर पार्किंसंस डिजीज होती है? डोपामीन। हैप्पीनेस वाला हार्मोन डोपामीन। किसी भी चीज का एडिक्शन लगाने वाला हार्मोन डोपामीन। कौन बनाता है आप बताओगे? आपका हाइपोथैलेमस बनाता है। जैसे मुझे लगता है चाय की, मुझे चाय पी के बड़ा अच्छा लगता है। चाय कॉफी मिले दोनों इक्वल है, कुछ भी मिल जाए मुझे, तो ये भी तो एक तरीके का नशा ही है, लेकिन वो थोड़ा अच्छा नशा है, उसका नुकसान तो नहीं है। लेकिन मुझे चाय चाहिए चाहिए। सुबह सुबह मेरी ऐसी मेंटलिटी कि मुझे चाय मिले बिना तो मैं पढ़ा ही नहीं सकती, पढ़ा भी नहीं सकती, पढ़ भी नहीं सकती। बिकॉज मैं क्या करूं, मुझे चाय पी के अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो मतलब मेरे में डोपामिन निकल रहा है, डोपामिन मांग रहा है मेरा सुबह सुबह चाय। मेरी थोड़ी गलती है इसमें। कुछ लोगों को होता है दही खा के अच्छा लगता है, कुछ को मिठाई खा के अच्छा लगता है। तो किसी भी चीज की लत लगवा सकता है, लेकिन कुछ अच्छी लत होती है, कुछ बुरी लत होती है। तो कोशिश करा करें अच्छी लत लगाने वाले काम करें। तो एक तो इससे डोपामिन निकल गया। अब बात करते हैं अगला कौन सा हार्मोन ये रिलीज करता है। अगला हार्मोन ये रिलीज करता है, देखो इससे निकलने वाले कुछ हार्मोन हैं जिनकी ट्रिक मैं आपको बता दूं। ये दो टाइप के हार्मोन निकालता है। एक तो निकालता है ये रिलीजिंग हार्मोन। बेटा किसी भी हार्मोन की फुल फॉर्म में रिलीजिंग आ रहा है, तुरंत आप ठीक करके आ जाना कि वो किसने बनाया है। आप बता देना हाइपोथैलेमस ने। या आपको किसी हार्मोन के अंदर मिल रहा है इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग का मतलब होता है बंद करवाने वाला। ये हार्मोन सिक्रेशन करवाएगा, ये बंद करेगा। भैया अगर हार्मोन ज्यादा बन जाएंगे तब भी तो प्रॉब्लम है, बनने के बाद बंद भी तो करना है ना उन्हें। तो आप बताएंगे बेटा कि रिलीजिंग हार्मोन का मतलब होता है रिलीज करवाता है, और ये इनहिबिट का मतलब होता है बंद करवाता है। अब आपको इन हार्मोन्स के ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं बात करनी है, आप तो कुछ रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन के नाम लिख लो, बस वही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। जब बात करते हैं पहला कौन सा, पहला हार्मोन ये बनाता है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बेटा कल की क्लास में आपको याद है ACTH, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसने बनाया था? पिट्यूटरी ने। पिट्यूटरी ने बनाकर किसके पास भेजा? थोड़ा सा आप उसको समझो, है ना, क्या बोलता है टर्म भूल गई मैं, किसको समझो याद आएगा भी, ठीक है। कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सुनो ये हार्मोन बनाया किसने? हाइपोथैलेमस ने। मैंने कहा ना हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल भेजता है? पिट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस ने बना के भेजा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी बनाएगा एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसको हम ACTH बोलते हैं। ACTH जाएगा एड्रिनल के पास और फिर एड्रिनल अपना हार्मोन बनाएगा। सही तो बात है। पिट्यूटरी ने इसको कंट्रोल करा, पिट्यूटरी को ये कंट्रोल कर रहा है। तो कहने का मतलब है ये जो हार्मोन मैं लिख रही हूं ना, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग, ये सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी के लिए बनाता है। ये सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी के लिए कि पिट्यूटरी तुम अपने हार्मोन बना के उस ग्रंथि के पास भेज दो, थायराइड के पास भेज दो। तो ये इसीलिए हम इसको सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। दूसरा जो हार्मोन बनाता है वो बनाता है ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ऐसा जिसके टर्म में रिलीजिंग आए ना वो यही बनाता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इनकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख लो, कभी ये आ जाए ना कि देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा
क्या कि GHRH ऐसे लिखते हैं इसको। ये किसने बनाया बता देना, हाइपोथैलेमस ने। आपसे पूछे CRH कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसने बनाया, हाइपोथैलेमस ने। लेकिन ACTH किसने बनाया बेटा, पिट्यूटरी ने बनाया। तो रिलीजिंग आता है तब आप बताएंगे वो किस में, हाइपोथैलेमस में आता है। अगला आता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एक ये आता है बेटा। ये रिलीज करता है, फिर भेजेगा पिट्यूटरी के पास, फिर पिट्यूटरी भेजेगा थायराइड ग्लैंड के पास। इसी प्रकार से एक और बनाता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। अब प्रोलैक्टिन किसने बनाया था, पिट्यूटरी ने। तो ये किसके पास भेजेगा बेटा, पिट्यूटरी के पास। और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन बनाएगा, पिट्यूटरी क्या बनाएगा, प्रोलैक्टिन बनाएगा बेटा। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन्स की हेल्प से पिट्यूटरी को कमांड भेजता है और पिट्यूटरी बाकी सब ग्रंथियों को कमांड भेजता है। एक और लिख लो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीज करता है, पिट्यूटरी को भेजता है, पिट्यूटरी फिर अगली ग्रंथि को भेज देता है। नेक्स्ट, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। तो जिस भी हार्मोन के अंदर रिलीजिंग आ जाए तो वो हाइपोथैलेमस बनाता है। और मेन यही होते हैं हाइपोथैलेमस के जो मैंने रिलीजिंग में लिखवाए हैं। कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ACTH बनाएगा। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जाएगा, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन बनाएगा। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाएगा, पिट्यूटरी TSH बनाएगा, स्टिमुलेटिंग। मैंने कहा था ना, स्टिमुलेटिंग हमेशा पिट्यूटरी में आता है, रिलीजिंग हमेशा हाइपोथैलेमस में आता है। फिर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन बनाएगा, पिट्यूटरी के पास भेजेगा, पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाने लग जाएगी। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाएगा, पिट्यूटरी को भेजेगा, पिट्यूटरी गोनेड जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन बनाने लग जाएगा। कौन कौन सा, FSH, LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इस तरीके से जब भी कभी किसी हार्मोन में रिलीजिंग दिख रहा है तो आप बता दीजिएगा बेटा वो बनाता है हाइपोथैलेमस। अब ये तो बनाने के लिए करता है, फिर इन हार्मोन को पिट्यूटरी ने बना लिए, फिर पिट्यूटरी को बंद भी तो करवाना है, ज्यादा भी नहीं बनने चाहिए। फिर ये इनहिबिटिंग हार्मोन भेजता है, जैसे एक भेजेगा कोर्टिकोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिट का मतलब हो गया बंद करना। फिर भेजेगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीजिंग की जगह इनहिबिट लग जाएगा, बंद करना है इसके सिक्रेशन को। थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन बंद करना है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन बंद करवाना है प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को। गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जैसे से रिलीजिंग लिखा है ना उसकी जगह ही इनहिबिट लगा देना। क्या लगा देना, इनहिबिट, मतलब बंद करना। ये बंद करवाता है सिक्रेशन को। तो इस तरीके से क्या क्या बन जाएगा, देखो एक बन गया कोर्टिकोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन, CIH बन गया। ऐसे ही ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन फिर इनहिबिटिंग हार्मोन, GHIH। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो यहां पर इनहिबिट लगा देना। तो जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग होते हैं वो हमेशा हाइपोथैलेमस बनाता है पिट्यूटरी के लिए, और जो स्टिमुलेटिंग होते हैं वो पिट्यूटरी बनाती है बाकी की 7 के लिए। तो स्टिमुलेटिंग टर्म मिले तुरंत ऑप्शन में करके आ जाना पिट्यूटरी ग्लैंड, और आपसे रिलीजिंग टर्म मिले तुरंत करके आ जाना हाइपोथैलेमस, इनहिबिटिंग मिले तुरंत करके आ जाना हाइपोथैलेमस। ये एक ऐसा ट्रिक से होता है याद करने का, हालांकि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तो मतलब कॉन्सेप्ट है जो आपको याद करना है। तो इस तरीके से बेटा आपके टोटल आपकी जो ग्लैंड्स होती हैं वो आप समझ जाइए कि कितने होते हैं। 9 और 9 की 9 हमने पढ़ ली है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मास्टर ग्लैंड कौन है, सुपर मास्टर ग्लैंड कौन है, बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड कौन सी है, उसके बाद आपसे पूछ ले इमरजेंसी ग्लैंड्स 3F4S, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, सब कुछ आपका खत्म। ठीक है, सारा बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पंकज पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको। लीवर एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, पेनक्रियास होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाए तो हैं आपको ये दोनों। हाँ, बाकी कोई ऐसा देखो एक्सोक्राइन में मैं बताऊं कौन कौन सी आती है। आप जो कह रहे ना
वो सुन लो। एंडोक्राइन आपकी 9 की 9 कंप्लीट हो गई है, जो एग्जाम में पूछी जाती है वो सब मैंने करवा दी है। अब एक बच्चे का डाउट है कि मैम एक्सोक्राइन नहीं पढ़ाओगे क्या? बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ही होती हैं मेनली, जो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। कहां पर? डाइजेस्टिव सिस्टम में। एक्सोक्राइन बहिश्रावी ग्रंथि, जो अपना श्राव अपने से बाहर डाल दे, उसे ही तो बहिश्रावी कहते हैं। जैसे लीवर, तो लीवर मैंने पढ़ाया है आपको। पेनक्रियास, जिसे अग्नाशय कहते हैं, पढ़ा चुकी हूं आपको। अब बाकी देखो 2-4 जो होती हैं, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है बेटा, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड भी पढ़ा चुकी हूं। गैस्ट्रिक जूस बनाती है पेट के अंदर, जिसे हम अमाशय ग्रंथि बोलते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड पढ़ा चुकी हूं। ये सारा पढ़ा चुकी हूं मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये नहीं पढ़ाई जाती है। 1-2 के नाम याद कर लो। एक होती है आंख में आंसू बनाने वाली ग्लैंड, टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड जिसे हम कहते हैं अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि जो आंसू बनाती है। अब आंसू बने अंदर और निकलते बाहर हैं, तो इसने अपना सिक्रेशन बाहर डाल दिया, तो इसे क्या बोलेंगे? आप बताएंगे बेटा, इसे बोलेंगे हम बहिश्रावी ग्रंथि। 2 टीयर ग्लैंड होती हैं यहां पर अंदर की तरफ। एक लैक्राइमल बोन होती है हमारी आंख में जस्ट उसके बगल में, और उन्हें कहते हैं लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड्स वो होती हैं जो आपके आंसू बनाती हैं। लैक्राइमल ग्लैंड जो आपकी आंख में होती हैं, दोनों आंख में लैक्राइमल हड्डी से जुड़ी हुई होती है, उन्हें हम बोलते हैं लैक्राइमल ग्रंथि, और ये आंसू बनाती हैं। और फिर वही आंसू आप जब रोते हैं तो बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, वही आंसू, ठीक है पंकज, हो जाएगा, वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। अब एक होता है आपकी स्किन के अंदर ग्लैंड्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वेटिंग ग्लैंड्स। स्वेटिंग ग्लैंड्स बोलो या ऑयल ग्लैंड्स बोलो। स्वेटिंग ग्लैंड्स या ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल का मतलब होता है तेलीय ग्रंथि, क्योंकि पसीना और तेल, हमारी स्किन से कभी कभी तेल भी निकलता है ना, फिर ऑयल ज्यादा हो जाता है तो आपको पिंपल्स होने लग जाते हैं। और या इन्हीं का एक और नाम होता है सेबासियस ग्लैंड। कौन सी? सेबासियस ग्लैंड। तो अगर ये नाम अगर आप कभी देखो तो इनका मतलब होता है पसीना बनाने वाली ग्रंथियां, जो पसीना बनाती हैं, और या फिर उस पसीने से कभी कभी तेल निकलने लग जाता है। ये कहां होती हैं? हमारी स्किन में होती है। अब स्किन तो लार्जेस्ट ऑर्गन है, स्किन तो पूरे बॉडी में है, तो पूरे बॉडी में स्वेटिंग ग्लैंड होती है। सबसे ज्यादा कहां होती है स्वेटिंग ग्लैंड? ऐसा माना जाता है 5 से 6 मिलियन टोटल होती हैं आपके बॉडी में स्वेटिंग ग्लैंड्स। 5 से 6 मिलियंस होती हैं, और सबसे ज्यादा होती हैं एक तो अंडर आर्म्स में, और दूसरा आपके हथेली में, पाल्म में। हथेली में भी बहुत सारी स्वेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, 1.5 से 2 मिलियन तो हथेली में ही होती हैं अकेली। इसीलिए कभी नोट करना कि जब आपको किसी चीज की टेंशन होती है, बीपी लो होता है, तो आपकी हथेली में तुरंत पसीना आता है, तुरंत पसीना आता है ना उस समय। ठीक है, चलो, तो ये होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। चलो, अब बताओ किसी का और भी कोई डाउट हो तो। अब बताओ क्या क्या पूछ रहे थे आप? अभी मैं फ्री हूं बेटा, पूछिए जिसने भी वो पूछना है। ठीक है, पंकज का एक डाउट और है कि रिलैक्सिन हार्मोन कहां बनता है। चलो बेटा सुन लो, रिलैक्सिन हार्मोन फीमेल बॉडी में बनता है। कब? जब वो लड़की प्रेग्नेंट होती है, ओवरी से बनता है। पंकज ध्यान से सुनना बेटा, रिलैक्सिन भी एक हार्मोन है। ये हार्मोन कब बनता है? जब वो लड़की प्रेग्नेंट होती है, और ओवेरी अंडा से ही बनाते हैं। और ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? ये बच्चे के जन्म की प्रिपरेशन करवाता है, मां को तैयार करता है। किसके लिए? चाइल्ड बर्थ के लिए, बच्चे के जन्म के लिए। और दूसरा, मां और बच्चे के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा मेम्ब्रेन। सुना है ना? मां अपने बच्चे को पानी, ग्लूकोज, ऑक्सीजन सब कुछ इस मेम्ब्रेन के थ्रू पहुंचाती है, जिसे एम्ब्रिकल कोड, या हम हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? गर्भनाल बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्लेसेंटा के डेवलपमेंट के लिए भी रिलैक्सिन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी ही बनाता है। जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तब ये ज्यादा मात्रा में बनता है, और ये एक मां को बच्चे के जन्म के लिए तैयार करता है, और प्लेसेंटा मेम्ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। चलो अब बताइए किसी ने और क्या?
बेटा एंड्रोजन हार्मोन मेल हार्मोन नहीं होते निक्की, एंड्रोजन हार्मोन मेल फीमेल दोनों में ही बनते हैं, उनको एक साथ मिला के एंड्रोजन कहा जाता है। मैंने बताया भी था कि बेटा नहीं, लड़कों में नहीं होता रिलैक्सिन हार्मोन, पागल हो क्या, लड़कों में निकलवाओगे। एंड्रोजन हार्मोन एक ग्रुप है हार्मोन का, मैंने बताया है आपका। चलो और बताइए, डाउट पूछिए जिसको भी कोई डाउट है। पंकज आप समझ गए रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में? नेक्स्ट पूछिए बेटा। बायोलॉजिकल डेथ क्या होता है, वंदना का क्वेश्चन है। बेटा जब आपका ब्रेन खत्म हो जाए, ऑर्गन सभी जिंदा हैं, उसे बायोलॉजिकल डेथ कहा जाता है। जब आपके ब्रेन की डेथ हो चुकी है, जैसे कोमा, कोमा एक बायोलॉजिकल डेथ माना जाता है। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया लेकिन आपका दिल अभी भी धड़क रहा है, आपके फेफड़े अभी भी काम कर रहे हैं, तो उसे बायोलॉजिकल डेथ कहा जाता है बेटा, उसे जैविक मृत्यु कहा जाता है। ठीक है बेटा, मिर्गी के बारे में अलग से बताएंगे, अभी नहीं राम बताएंगे, मिर्गी के बारे में आपको अलग से बताऊंगी, फिट्स के बारे में अलग से बताएंगे। ठीक है पंकज, ऐसा बच्चे ने पूछा होगा, बता देना कि मां को अपने बच्चे के जन्म के लिए तैयार करवाता है यह हार्मोन। हेयरफॉल हो रहा है, क्या करूं? अच्छा चलो, क्या विटामिन का लेवल चेक करवाइए अपने बॉडी में, या पानी, जिस पानी से धोते हैं उस पानी के अंदर कोई पोल्यूटेंट्स ज्यादा होंगे। चलो, फैबुला क्या है? फैबुला हड्डी होती है बेटा, फैबुला हड्डी होती है ये वाली, ये पांव में टखने के, ये घुटने के नीचे वाली हड्डियां। राम हम बताएंगे फिट्स क्या होता है, मिर्गी के दौरे क्या होते हैं। बेटा मिर्गी का दौरे कब आते हैं, थोड़ा बहुत आप जान लो, मैं बता देती हूँ। आपके ब्रेन के अंदर जब प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन वगैरह की भी कमी होती है और उसी समय आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स का आपस में कंडक्शन सिस्टम गड़बड़ा जाता है, तब आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तब आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। लेकिन लोगों ने इस चीज के लिए बहुत अलग अलग अवधारणाएं बना रखी हैं कि किसी को खून देख के मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, या किसी को भूत दिख गया तो मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। नहीं, जब आपका दिमाग कमजोर है, मेंटली, देखो हमें बुखार भी आता है, हमें कमर में, जैसे मुझे कंधे में आज 3 दिन से दर्द हो रहा है, ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी थकता है। आपको पता है मेंटली भी हम कमजोर होते हैं, मेंटली भी हम बीमार होते हैं, मेंटली भी हम इल होते हैं। बस लोग उस चीज को डिप्रेशन का नाम दे देते हैं या कुछ और चीज का नाम दे देते हैं। जैसे हमारे, अब मैं बहुत काम किया मैंने इस वीक में, तो भाई मुझे अब कल छुट्टी चाहिए तो चाहिए, क्योंकि मेरा दिमाग एकदम ऐसा हो गया, मेंटली कमजोर हो गया है। तो बेटा जो मिर्गी के दौरे आने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है, आपके दिमाग के पास प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, आपके डाइट में अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हो, और उसी समय आपके दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं उनका कंडक्शन आपस में नहीं मिल रहा है, तो कुछ भी विचार आएगा, दिमाग बेहोश भी हो सकता है। तो मेंटली आप भी बीमार होते हो बेटा। इसका इलाज क्या है? इसका सबसे अच्छा इलाज है मेडिटेशन करो। आप अपने अच्छी डाइट में न्यूट्रिएंट्स अच्छे लो और अपने दिमाग के अंदर अच्छा सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, नेगेटिव सोच। जिन लोगों की नेगेटिव सोच होती है उन्हें ज्यादा मिर्गी के दौरे आते हैं, पता है आपको। चलो, इकोनॉमिक्स का क्लास बेटा कल होगा, कल होगा बेटा इकोनॉमिक्स की क्लास आपके महासंगम बैच 4 में और बैच 3 में। इसका इलाज बेटा कोई इलाज नहीं, दिमाग की बीमारियों का इलाज यही होता है, अपने दिमाग को सही रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, अपने दिमाग को बिजी रखो, और अच्छे तरीके से दिमाग के लिए आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाने में हिचकिचाते हैं, लोगों को लगता है लोग मुझे पागल बोलेंगे। अरे नहीं यार, साइकेट्रिस्ट आपके दिमाग के अंदर पढ़ते हैं कि क्या सोच चल रही है, क्या विचार चल रहे हैं, फिर उसको ठीक करने के लिए आपको ट्रैंक्विलाइजर्स भी देते हैं। तो इसका इलाज यही है। चलो, और कुछ नहीं है। मैम मेरे हाथ की उंगली की खाल उधड़ती है जिससे फिंगर काम नहीं करती है। तो बेटा कोई आपको फंगस का इन्फेक्शन हुआ होगा सुरेश, एक बार आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो। मुकेश, महासंगम बैच 3 में खत्म हो चुका है बेटा फिजिक्स, आपको ये नहीं पता है क्या? कोई चैप्टर बचा है तो आप बताओ। चलो, तो ये आपकी हो गई है। अब मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनो। एक चैप्टर है आपका स्केलेटल सिस्टम,
कंकाल तंत्र, अप्रोक्स 4 घंटे का चैप्टर है, एक वीडियो में सारा है कंकाल तंत्र। कल शनिवार है, कल मैं क्लास नहीं लूंगी क्योंकि मेरे हाथ में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं आराम करने वाली हूँ कल पूरा दिन। इसको भी दिखाती हूँ क्या है क्या नहीं है, क्योंकि दर्द आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। तो कल शनिवार और इतवार को कल मैं ये चैप्टर आपके बैच में डलवा दूंगी। स्केलेटल सिस्टम का एक वीडियो होगा, बहुत आसान लैंग्वेज में समझा रखा है, इमेजेस वगैरह लगा के आप एक बार पढ़ोगे आपको सब हो जाएगा। आप सैटरडे और संडे को ये चैप्टर पढ़ना, और अगर इसका कोई डाउट होगा तो मंडे को मैं क्लास लूंगी, तो आप मेरे से पहले डाउट पूछना, लेकिन पढ़ना प्लीज, वरना मंडे को मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 3 या 4 क्लास, 3 क्लास तो बहुत है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। प्रजनन तंत्र परसों चैप्टर स्टार्ट करूंगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये स्केलेटल सिस्टम का एक 3.5 से 4 घंटे का वीडियो होगा, उसको प्लीज करके देख लेना, ठीक है। मैं आपको सामने से कह रही हूं, इतना सा थोड़ा सा आप मेरी हेल्प करना कि इस चैप्टर को आप पढ़ना। जॉइंट्स और मसल्स मैं खुद पढ़ा दूंगी, ठीक है। एक क्लास का है वो, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा समझने वाली चीज है इसमें। बेटा ये ना एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, कान की हड्डी ये है, नाक की है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपको इसका एक वीडियो डलवा रही हूं। तो शनिवार इतवार में आप प्लीज प्लीज पढ़ लीजिएगा इसको, स्केलेटल सिस्टम को। अगर मंडे कोई डाउट आता है, बस ऐसे हैं, ये कान की हड्डी है, 206 हड्डी है, 206 हड्डियां मैंने एक्सप्लेन की है उस वीडियो में कि कहां कहां 206 हड्डी है ना, कहां कहां 206 हड्डी हैं, ये एक्सप्लेन किया है मैंने उस वीडियो में। इन हड्डियों को क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनके नाम बताएं, तो वो आप एक बार पढ़ोगे ना तो ये आपको याद हो जाएगा। बाकी इसके जॉइंट्स और मसल्स हैं वो मैं खुद पढ़ाऊंगी आपको वो चैप्टर, लेकिन